आज हम लोग भारत की कृषि देखते हैं। भारत की कृषि में जो जीडीपी होता है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। जीडीपी जो भी हम लोग देश के लिए जो जितना भी इनकम किए, जो भी आप इनकम किए, एक फैक्ट्री इनकम किया, खेती किसान ने इनकम किया, जो भी इनकम किया, जब सबको कंबाइन करके सबको जोड़ देंगे तो वो जो निकलेगा प्रोडक्ट होगा, जो भी सबको जोड़ने के बाद जो निकलेगा वही उस देश का जीडीपी होता है। तो भारत अपने देश का जीडीपी में 19.9% जो भी होता है उसका 19.9% जो है वो कृषि से आता है, वो कृषि से आता है। और इस कृषि में भारत का लगभग 70% जो श्रम जो है, श्रम लोग जो हैं, इन जो भारतवासी हैं, 70% भारतवासी कृषि में से जुड़े हुए हैं। जो 70% लोग जो कृषि से जुड़े हैं और वो टोटल जीडीपी का 19.9% वो कृषि में उसका कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो कृषि का कुछ प्रकार होता है, जैसे एक झूमिंग कृषि होता है। झूमिंग कृषि में ये होता है कि किसी एक खास एरिया को हम लोग किसान जो है साफ़ करके, जला के साफ़ करके उसमें फिर खेती करते हैं। कुछ साल खेती करने के बाद जब ज़मीन का उर्वरकता जो है, ज़मीन का उपजाऊपन ख़त्म हो जाता है, फिर उसको छोड़कर फिर दूसरे जगह पर चले जाते हैं। दूसरे जगह को साफ़ करते हैं, दूसरे जगह को साफ़ करते हैं, फिर वहाँ पे अपना खेती करते हैं। कुछ साल में फिर वो उस उर्वरकता ख़त्म होने के बाद दूसरे जगह चला जाते हैं। इस तरह से फिर वो दूसरे जगह पे मतलब वो कृषि को करते रहते हैं, तो उसको झूमिंग कृषि करते हैं। फिर वो कुछ साल बाद फिर वापस जो जहाँ पर पहले किए थे वहाँ पे फिर आ जाते हैं। तब तक उसका उर्वरकता जो है, फर्टिलिटी है ज़मीन का, वो आ जाता है वापस, क्योंकि पेड़ पौधा जड़ के गल के वो होता है, उससे ह्यूमस तैयार होता है, उससे मिट्टी का उर्वरकता बढ़ता है। तो इस कृषि को झूमिंग कृषि बोलते हैं। इस तरह का जो कृषि है, अमेरिका में इसका नाम मिल्पा है, ब्राज़ील में येका बोलते हैं, अफ्रीका में मासोल, और भारत में भी इस तरह का खेती किया जाता है। मध्य प्रदेश में इसको बेबर, मध्य प्रदेश में झूमिंग कृषि का नाम है बेबर और दाहिया, ठीक है। आंध्र प्रदेश में पोंडू या पेंडा, ओडिशा में पामा डाबी, झारखंड में कुरुबा, हिमालय क्षेत्र में खिल। ये सब झूमिंग कृषि का प्रकार है। सब झूमिंग कृषि है पर उसका नाम अलग अलग है। यही झूमिंग जो कृषि है, इसको कुरुबा झारखंड में, हिमालय क्षेत्र में खील, उड़ीसा में पामा डाबी, आंध्र प्रदेश में पोंडू पेंडा, मध्य प्रदेश में बेबर दाहिया, ठीक है। अब ये फसल का ये जो हम लोग जो कृषि करते हैं, फसल करते हैं, उसका ऋतु होता है। तो ऋतु जो होता है एक जून से सितंबर का होता है, जून से सितंबर, जिसको हम लोग खरीफ कहते हैं। जून से सितंबर खरीफ। 1 जून से, जब हम लोग जलवायु में देखे थे, 1 जून से करीब मानसून आता है। तो बारिश जब होता है तो ये खरीफ कृषि किया जाता है, खरीफ। और ये 3 महीना में फिर ये सितंबर के आसपास तक में कटना शुरू हो जाता है। इसमें चावल, कपास, ज्वार, जहाँ कम बारिश होता है, जो काली मिट्टी वाला क्षेत्र है, वहाँ खरीफ, मूंगफली, ये सब किया जाता है, तुअर, ये सब खरीफ फसल है। आप देखिए 2 कैप्टन हैं, खरीफ और रबी। और रबी जो होता है वो सितंबर के बाद अक्टूबर से मार्च के बीच में किया जाता है। अक्टूबर से मार्च में रबी किया जाता है। इसमें गेहूँ, चना, सरसों, जौ, ये सब फसल रबी फसल होता है। जो रबी फसल अक्टूबर से मार्च, और उसके बाद अप्रैल से जून सब्जी लगाते हैं।
जब तक बारिश ना हो तब तक सब्जियां लगाते हैं, फल करते हैं, चारा जानवर के लिए, चारा के लिए करते हैं, कुछ उपजा लेते हैं, तो उसको जायद फसल बोलते हैं। अप्रैल से जून जायद, अप्रैल से जून जायद फसल, सब्जियां, फल, चारा ये सब के लिए करते हैं। अब ये देखिए खरीफ, रबी फसल, ये दो फसल हो गया रबी। इसमें चावल, इसमें गेहूं। अब ये देखिए चावल, बाजरा, ज्वार, फिर आपको कपास, ये चावल मेन फसल है इसका, और गेहूं इधर का मेन फसल है रबी का। और इसमें चना, इसमें तुअर, चना, जौ, राई, ये सब फसल है। अब आपको कभी अंतर समझ में आ जाए, एक तो देखिए खरीफ फसल बारिश में होता है जून से सितंबर में। खरीफ ख र फ 3 शब्द, चावल 3 शब्द, चावल 3 शब्द, रबी 2 शब्द, गेहूं 2 शब्द। तो चावल और गेहूं, चावल कौन सा होगा? खरीफ, 3 शब्द का। बाजरा 3 शब्द, ज्वार जवारा, कपासा 3 शब्द, तुअरा 3 शब्द। आपको खरीफ जनरल इस तरीके से आपको थोड़ा आसान होगा। गेहूं 2, चना, राई सरसों सब एक ही है, जौ 2। तो इस तरह से आप रबी फसल और खरीफ फसल में। तीसरा है जायद, जून से सितंबर खरीफ, अक्टूबर से मार्च रबी, जायद अप्रैल से जून। ठीक है, इसमें 3 शब्द, इसमें 2 शब्द। एक शॉर्टकट है, हर चीज़ ज़रूरी नहीं है। मूंगफली खरीफ में भी करते, रबी में भी करते, लेकिन ज़्यादातर क्षेत्र में मूंगफली जो है खरीफ फसल है। अब दक्षिण भारत में रबी में भी चावल होता है, रबी फसल में भी चावल करते हैं। ठीक है, तो जो अनाज है वो 54% भाग पर अनाज किया जाता है। ठीक है, भारत जो है तीसरा नंबर है अनाज के उत्पादन में। पूरे दुनिया में जितना देश है उसमें भारत तीसरा है। अमेरिका पहला है अनाज के उत्पादन में, अमेरिका पहला है, चीन दूसरा है और भारत तीसरा स्थान है अनाज के उत्पादन में। ठीक है, अब हम लोग चावल एक एक अनाज करके देखते हैं। चावल जो है 25 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीमीटर जो बारिश होता है, बारिश को नापने का तरीका होता है वो सेंटीमीटर से बताते हैं। इस क्षेत्र में कितना बारिश हुआ तो वो सेंटीमीटर से नाप होता है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड में ये तापमान होना चाहिए और 100 सेंटीमीटर के करीब में यहाँ बारिश होना चाहिए। चावल के लिए 100 सेंटीमीटर का बारिश और 25 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर। ये चिकनी दोमट मिट्टी में होती है, चावल चिकनी दोमट मिट्टी में होती है। विश्व का 21.6% जो है चावल भारत उत्पादन करता है। जो विश्व के चावल उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। चावल के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, चीन पहला है। ठीक है, कुछ चावल का उन्नत वैरायटी है IR20, जया, पूसा 2-21, कावेरी, ये सब चावल का कुछ वैरायटी है। ठीक है, गेहूं जो है विश्व का 12% गेहूं जो है भारत उत्पादन करता है। विश्व का 12% उत्पादन भारत उत्पादन करता है और गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। चावल में दूसरा, गेहूं में दूसरा। ये जो है शीतोष्ण जलवायु में चावल का पैदावार होता है, मतलब उसमें टेम्परेचर जो रहेगा 10 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और जलोढ़ मिट्टी जो है उसके लिए बढ़िया रहता है। जलोढ़ मिट्टी जो पानी, जो नदी के किनारे का जो एरिया है, जो जलोढ़ मिट्टी होता है वो मिट्टी बढ़िया होता है और करीब 75 सेंटीमीटर का बारिश इसमें सही होता है। ठीक है, देखिए जैसे आप ये देखते हैं, आपको मैं बताया था कभी भूलना मत, मतलब क से ये अगर दुनिया ले लेते हैं ये,
तो ये कर्क, ये भूलना, कभी भूलना मत, मत। ये म से मकर, भू से भूमध्य, भूमध्य या विस्वत बोलते हैं, विस्वत। क से कर्क। अब भारत अपना देश जो है ये ऊपर है, बीच में भूमध्य विस्वत रेखा और ये मकर रेखा। अब भारत जो है, भारत का लोग, भारत जो है इस जगह पर है, इस जगह पर मतलब कि ये बीच से इसका कर्क रेखा पार होती है। तो ये जो क्षेत्र है ये सूरज का, ये जो है ये बीच में सूरज जो है के ठीक सामने पड़ता है। तो यहाँ इस क्षेत्र में गर्मी बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी होगा तो बारिश भी बहुत ज़्यादा होगा। अब इससे ये कर्क है, कर्क रेखा जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वैसे वैसे गर्मी कम होता है। तो ये जो ये इसके ऊपर का जो जलवायु रहता है, इसके आसपास का जलवायु, इन दोनों के आसपास का, इसको हम लोग बोलेंगे उपोष्ण। ये कर्क से ऊपर जाएगा, ये उष्ण जलवायु। इसके नीचे नीचे जो एरिया है, इसके नीचे नीचे जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाएंगे तो ये उष्ण जलवायु होगा। विषुवत रेखा के आसपास में जैसे जैसे विषुवत रेखा के पास आएंगे और इसके बीच का ये उष्ण होगा, ये उपोष्ण। और इसके ऊपर जाएंगे तो ये पहले उष्ण और शीत, शीत के तरफ ये शीत है, ये शीत हो गया, ये शीत, शीत। और ये शीत प्लस उष्ण तो ये शीतोष्ण, ये शीतोष्ण। इसके पार कर लिए शीत प्लस उष्ण और ये फिर शीत आ जाएगा, तो ये शीतोष्ण। तो इसके जो भारत है, भारत में जो अपना कर्क रेखा के ऊपर साइड में शीतोष्ण जलवायु होगा। तो ऊपर ही गेहूं का, इसीलिए बोलते हैं उत्तर भारत में गेहूं का अच्छा फसल होता है। ठीक है। ज्वार, ज्वार जो है आर्द्र शुष्क क्षेत्र, जो शुष्क क्षेत्र होता है। अब शुष्क क्षेत्र ये इसके पास का एरिया, आर्द्र शुष्क एरिया मतलब भारत के दक्षिण के एरिया में, आर्द्र शुष्क एरिया में मतलब कि आर्द्र भी रहे, ह्यूमिडिटी रहे, मतलब समुद्र के किनारे का एरिया, कोई बड़ा नदी उदी है उसके किनारे का एरिया, आर्द्र शुष्क एरिया में इसका फसल अच्छा होता है। ये 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर में अच्छा फसल होता है। 50 से 70 डिग्री का सेंटीमीटर बारिश होना चाहिए। इसका जो वैरायटी है, गंगा 101, गंगा 3, हिमालय 123, जवाहर, प्रभात, ये सब जो बाजरा का कुछ ये बाजरा का वैरायटी बता रहे थे। आपको ज्वार का बताते हैं, इसी ज्वार CSH1, CSH4, CSV1, CSV6, M35-1, ये सब ज्वार का हो गया। दोनों वही आर्द्र शुष्क क्षेत्र में ज्वार बाजरा लगभग एक ही क्षेत्र में है। और आपको बाजरा का बताएं कि गंगा 101, गंगा 3, हिमालय 123, जवाहर, प्रभात, ये सब कुछ बाजरा का वैरायटी हो गया। अब दलहन फसल होता है। दलहन फसल जो होता है वो एक तो जैसे आप अनाज का उत्पादन कर लिए, उसके बाद का फसल दलहन के लिए बोला जाता है, क्योंकि दलहन का पेड़ जो है वो नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन होता है वो पेड़ पौधे के लिए बहुत लाभदायक होता है। जब वो पेड़ पौधा जो है, जो भी फसल आप किए, वो जो ज़मीन का जो नाइट्रोजन है उसको फसल के लिए अपना खाना के लिए यूज कर लिया नाइट्रोजन, अब वो ज़मीन में कुछ नहीं बचा। तो दलहन फसल जो है उसके जड़ में कुछ ऐसा बैक्टीरिया होता है जो एटमॉस्फेयर होता है उसका, जो उसमें नाइट्रोजन का मात्रा सबसे अधिक होता है, उसको फिर से उस हवा से नाइट्रोजन निकाल के उसको फिर ज़मीन में उसको मिनरल से उसको खनिज बना देते हैं। कुछ तरह का बैक्टीरिया होता है जो दलहन फसल के जड़ में होता है, जो वायुमंडल का जो नाइट्रोजन है उसको ज़मीन पे मिनरल्स में कन्वर्ट कर देता है। तो इसलिए दलहन फसल के बाद ज़मीन का उर्वरकता बढ़ जाता है। नाइट्रोजन यौगिकरण के लिए फलीदार फसल बहुत उपयोगी है। जो दलहन फसल है उसको आपको फलीदार फसल भी कहते हैं। इसमें सबसे जो है भारत में प्रचलित है चना दाल। ये उपोष्ण में होता है, 20 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 40 से 45 सेंटीमीटर बारिश में होता है। इसका जो चना का वैरायटी है G123, H208, H355, RS10, अंगेरी, ये सब चना का वैरायटी है। ठीक है।
दूसरा जो है दलहन फसल में प्रमुख फसल है अरहर, जिसको अरहर का दाल, राहड़ दाल, तुअर दाल, रेड ग्राम, पिजियन पी, ये सब इसको कहते हैं। ये भारत के जो टोटल जो भूभाग में जो खेती होता है उसका 2% भाग पे तुअर दाल का फसल होता है, राहड़ दाल का फसल होता है। 20 से 25 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, 40 से, और जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ में जो काली जलोढ़ मिट्टी, जो काली मिट्टी होता है, इसमें ये सबसे अच्छा फसल होता है आपको राहड़ का दाल। और जलोढ़ मिट्टी में MH 1/3 इसका एक वैरायटी, बहुत अच्छा वैरायटी है। अब ये अनाज हो गया, मोटा अनाज हो गया, ज्वार बाजरा, दाल हो गया। अब तेल निकालते हैं, क्योंकि खाना बिना तेल का नहीं पॉसिबल है। तो तिलहन जो है टोटल जो ज़मीन में जो खेती होता है भारत में, उसका 14% भाग पर, 14% भूभाग पर तिलहन का फसल होता है। इसमें अब भारत जो है उसका जो आप पश्चिम भाग जाइएगा, मतलब कि गुजरात और महाराष्ट्र का कुछ एरिया, वहाँ मूंगफली का तेल यूज होता है, ठीक है, मूंगफली का तेल। तो विश्व का 16.6% जो है मूंगफली का तेल ये भारत निकालता है। मूंगफली का प्रोडक्शन जो है, तेल नहीं, मूंगफली का प्रोडक्शन भारत करता है। ये शुष्क प्रदेश की खरीफ फसल है, जो गर्मी के मौसम होता, जहाँ गर्म होता है वहाँ का जो बारिश होता है, शुष्क प्रदेश का खरीफ फसल है, शुष्क प्रदेश का खरीफ फसल है, ठीक है, शुष्क प्रदेश की खरीफ फसल है। दक्षिण भारत में ये जो है मूंगफली जो है रबी फसल है, दक्षिण भारत का ये रबी फसल है, ठीक है। इसके अलावा सरसों जो है वो उपोष्ण में होता है। भारत के जो टोटल खेती का जो भाग है उसका 2.5 भाग पे सरसों का खेती होता है, ठीक है। फिर सोयाबीन का तेल, अब सरसों का तेल जो है पूर्वी भारत में, मतलब कि बिहार, कुछ हद तक उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये सब एरिया में सरसों का तेल चलता है, ठीक है। सोयाबीन का तेल जो है वो भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, सोयाबीन तेल के लिए ही होता है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये जो है पूरे भारत का लगभग 90% का उत्पादन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र करता है सोयाबीन का। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कुछ हद तक तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सब क्षेत्र में सोयाबीन तेल यूज़ किया जाता है, सोयाबीन तेल का मतलब उपयोग किया जाता है। अब सूरजमुखी का तेल, सूरजमुखी राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सब जगह सूरजमुखी का तेल, सूरजमुखी का पैदा होता है, उससे बीज से तेल निकालते हैं। अब कुछ रेशेदार फसल, जिससे जो पटुआ, वो ऊन, ये सब तैयार होता है, पटुआ, बोरा, जूट, ये सब, कपास, ये सब। तो ये रेशेदार जो फसल है उसमें सबसे पहला है कपास। ये उष्ण कटिबंधीय फसल है, गर्मी के क्षेत्र में, मतलब कर्क रेखा के नीचे आएगा। 21 से 30 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, 50 से 75 सेंटीमीटर का बारिश चाहिए। विश्व में भारत जो है कपास में दूसरा स्थान है, कपास के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। और भारत का विश्व का 8.3% कपास जो है भारत उत्पादन करता है। फिर रेशेदार फसल में एक है जूट, जिसको हम लोग सुनहरा रेशा कहते हैं, जूट को सुनहरा रेशा कहते हैं। इसके लिए 24 से 35 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, 125 से 300 डिग्री का 125 से 200 सेंटीमीटर का बारिश चाहिए। ये बलुई दोमट मिट्टी में होता है, बलुई दोमट मिट्टी में होता है। विश्व का लगभग 60% जूट जो है वो भारत उत्पादन करता है। और पश्चिम बंगाल पूरे भारत का 3/4 का पैदावार जो है पश्चिम बंगाल से होता है। और ये टोटल कृषि भूमि का, टोटल जो भारत का कृषि भूमि है जहाँ कृषि होता है उसका 0.5% में ही जूट का फसल होता है। तो विश्व का 60% उत्पादन जूट का भारत करता है। जूट को सुनहरा रेशा कहते हैं। अब गन्ना उष्ण उपोष्ण सब जगह होता है। 21 डिग्री से 27 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, 75 से 100 सेंटीमीटर का बारिश। भारत इसमें दूसरा नंबर है गन्ना के उत्पादन में। ब्राज़ील जो है पहला स्थान है। विश्व के टोटल गन्ना उत्पादन का 19% भाग जो है भारत उत्पादन करता है, ठीक है। और भारत के उत्पादन में 40% अकेले उत्तर प्रदेश से होता है, 40% अकेले उत्तर प्रदेश से होता है। विश्व में दूसरा स्थान है गन्ना के उत्पादन में भारत का, पहला ब्राज़ील। अब चाय जो है एक रोपण कृषि है, मतलब
उसका प्लांटेशन करते हैं, पेड़ लगाते हैं, पेड़ की तरह उसका वो होता है, उसमें कैफीन टेफिन ये सब कुछ केमिकल्स होता है जिसके चलते उसको अदर यूज़ भी होता है। ये हम लोग का चाइना से आया, दक्षिणी चाइना से ये फसल आया है। इसके लिए 24 से 30 डिग्री का टेम्परेचर, 150 से 250 सेंटीमीटर का बारिश चाहिए। 1840 में ब्रह्मपुत्र का घाटी में सबसे पहले ये चाय का बागान लगाया गया। अभी चाय का बागान ब्रह्मपुत्र की घाटी, आसाम, दार्जिलिंग, फिर आपको नीलगिरी की पहाड़ी, इलायची पहाड़ियाँ, ये सब दक्षिण में इलायची पहाड़ी, ये सब जगह आपको चाय का मतलब चाय का खेती होता है। ठीक है, अब चाय का खेती, ये विश्व में भारत का स्थान चाय में उत्पादन में तीसरा नंबर है, और भारत कुल उत्पादन का 28% जो है अकेले उत्पादन करता है। आसाम का जो है टोटल जो कृषि भूमि है जहाँ कृषि होता है उसका 53.2 भाग पे, लगभग आधे भाग पे चाय का खेती होता है। अब इसमें जो है 2 तरह का चाय होता है, काली चाय, हरी चाय, ग्रीन टी। तो ग्रीन टी जो है, हरी चाय जो है अनफर्मेंटेटेड है, अनफर्मेंटेटेड, ठीक है, और काली चाय फर्मेंटेटेड है, ठीक है, वो उसका केमिकल प्रोसेस किया हुआ है काली चाय का, ठीक है। अब कॉफ़ी भारत में अच्छा उत्पादन होता है, और भारत का कॉफ़ी का बहुत अच्छा डिमांड है, क्योंकि बहुत अच्छा क्वालिटी का यहाँ भारत में कॉफ़ी होता है। ये उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि है, उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि है कॉफ़ी का जो है 3 वैरायटी आता है, अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका। अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका, ठीक है। भारत में जो है ये यवन से आया है अरेबिका, ज़्यादा अरेबिका जो उत्तम क्वालिटी का होता है। ये तीनों क्वालिटी का जो कॉफ़ी है उसमें अरेबिका सबसे उत्तम क्वालिटी है, और ये भारत में ज़्यादा अरेबिका का ही होता है। 16 से 28 डिग्री टेम्परेचर में ये होता है, और इसके लिए 150 से 250 सेंटीमीटर का बारिश चाहिए। विश्व में जो है करीब करीब भारत का जो उत्पादन है, पूरे विश्व का उत्पादन का 3.7% जो है भारत उत्पादन करता है, और उसको उत्पादन में भारत का नंबर 7वां है। ब्राज़ील पहला है, कॉफ़ी के उत्पादन में ब्राज़ील पहला है, ठीक है। रबड़ जो हम लोग देखते हैं वो भी पेड़ से ही आता है। पेड़ का जो लकड़ी है उसको काट देते हैं तो गम की तरह निकलता है, वही फिर उसको प्रोसेस करके, फैक्ट्री से प्रोसेस करके वही रबड़ तैयार होता है। उसे टायर ये सब बहुत मशीन में लगाया जाता है। रबड़ का बहुत सारा उपयोग है, इंडस्ट्री में, कंपनी में बहुत सारा उपयोग है, ठीक है। तो ये रबड़ जो है भूमध्य सागरीय जलवायु में होता है, भूमध्य सागरीय जलवायु में होता है, ठीक है। इसके लिए 25 डिग्री का करीब करीब टेम्परेचर और 200 सेंटीमीटर तक का बारिश होना चाहिए, ठीक है। अब जायद फसल, बागवानी में चाइना जो है फर्स्ट है, भारत सेकंड है। सब्जी, बागवानी ये सब में चाइना फर्स्ट, भारत सेकंड। विश्व का करीब करीब 13% सब्जी जो है भारत उत्पादन करता है, ठीक है। ये सब कुछ कृषि हो गया। इसके अलावा किसानों के लिए सरकार ने बहुत सारा स्कीम निकाला है, जैसे KCC किसान क्रेडिट कार्ड, PAIS पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, PAIS पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, KCC किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड ये लोन स्कीम है किसान लोग के लिए, किसानों के लिए लोन स्कीम है। अब जब आज़ादी के बाद जो ज़मीन जो था, बहुत कुछ ऐसे भी लोग थे जो जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन था, और कुछ ऐसे भी भूमिहीन भी थे इस देश में। तो आचार्य विनोबा भावे ने एक आंदोलन चलाया, भूदान ग्रामदान आंदोलन। तो बहुत लोगों को जो जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, जो उनको आग्रह किया, एक आंदोलन चलाया कि भाई आप जो है जो भूमिहीन है उनको अपने हिस्से से कुछ दान करें, भू दान करें। तो बहुत सारा ग्राम भी दान हो गए उसमें, बहुत लोगों ने अपने पूरा ग्राम भी भूमिहीनों को दान किया। तो उस तरह से ये जो है इसको भूदान ग्रामदान जो है ये आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किया था भूमिहीन किसानों के लिए। इसको रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं, रक्तहीन क्रांति। ज़मीन लिए हैं और बिना कोई खून खराबे का, भूमिहीनों को ज़मीन मिला है बिना कोई खून खराबे, बिना कुछ
का, इसीलिए रक्तहीन क्रांति बोलते हैं इसको। भूदान को रक्तहीन क्रांति बोलते हैं। आचार्य विनोबा भावे ने ये शुरू किया था। ठीक है, तो ये जो है आपको शुरू हुआ था आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से। पोचमपल्ली से आचार्य विनोबा भावे ने ये शुरू किया था। ठीक है, अब राष्ट्रीय कृषि नीति आई है। कृषि के लिए नीति होना चाहिए, राष्ट्रीय कृषि नीति बना 2000 में। ठीक है, 2000 में राष्ट्रीय कृषि नीति बना। अब किसानों को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर देश ने क्रांति लाया। सबसे पहले हरित क्रांति आई। हरित क्रांति अनाज के लिए, हरित क्रांति अनाज के लिए। फिर श्वेत क्रांति आई। बाद में हम लोग इसको देखेंगे, इसमें डॉक्टर वर्गीस कुरियन का बहुत बड़ा योगदान है श्वेत क्रांति के लिए। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, दूध के उत्पादन से संबंधित है, दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। नीली क्रांति, नीली क्रांति मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए है। नीली क्रांति मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए है। पीली क्रांति सरसों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, पीली क्रांति सरसों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। भूरी क्रांति ये ऊन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए है। भूरी क्रांति ऊन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए है। भूरी क्रांति ऊन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए है। नीली क्रांति मछली को। बादामी क्रांति, बादामी क्रांति मसाला के उत्पादन को बढ़ाने के लिए है। बादामी क्रांति मसाला के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। भारत के मसालों का बहुत ज़्यादा बाहर के देशों में बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत डिमांड है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए है। इंद्रधनुषी क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति ये जितना क्रांति है सब पे ध्यान देके सबको बढ़ावा देने के लिए, सबको बढ़ावा देने के लिए इंद्रधनुषी क्रांति। सारा रंग सबको बढ़ावा दो, इंद्रधनुषी क्रांति। ठीक है, लाल क्रांति, लाल क्रांति मांस और टमाटर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए है। लाल क्रांति मांस और टमाटर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए है। फिर से एक बार बताते हैं। हरित क्रांति अनाज, श्वेत क्रांति दूध, नीली क्रांति मछली, पीली सरसों, भूरी ऊन, बादामी मसाला, गुलाबी झींगा मछली, इंद्रधनुषी सभी क्रांतियों को बढ़ाने के लिए, लाल मांस और टमाटर। ठीक है।